एडुसेट में आप सबका स्वागत है। मैं मनिंद्र ठाकुर हूँ। मैं JNU में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ और आज का मुद्दा है कि समाज अध्ययन में, सोशल साइंसेस में क्या डिबेट्स चल रहे हैं, क्या विवाद, क्या बहस क्या हो रही है। समाज अध्ययन या राजनीतिक अध्ययन या आर्थिक अध्ययन या इस तरह के जितने भी और विषय हैं, इन विषयों में आज क्या मुद्दा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से भारतीय विद्वानों के बीच है और उस पर बहस चलाई जा रही है। कई मुद्दे हैं जिस पे खूब बहस हो रही है, जिसमें एक मुद्दा जो अब लगभग सभी विश्वविद्यालयों में और सभी विषयों में उठाया जा रहा है, जो भारतीय समाज वैज्ञानिक उठा रहे हैं, वह है भारतीय समाज के लिए क्या हम ठीक उसी तरह का समाजशास्त्र बना सकते हैं जैसा पश्चिम में है। ये पश्चिम का जो मुद्दा है, पश्चिम का जो ज्ञान परंपरा है, क्या उसी ज्ञान परंपरा के अंदर हम भारतीय समाज को समझ सकते हैं। ये एक बड़ा ही अहम मुद्दा पिछले कई वर्षों में महत्वपूर्ण ढंग से उठाया जा रहा है। इस मुद्दे को पहले भी उठाया गया था। पहले इस मुद्दे को कहते थे यूरोप केंद्रीयता, यानी यूरोसेंट्रिसिज्म। कि ऐसा हुआ जब उपनिवेशवाद का पूरा विस्तार हुआ, तो उपनिवेशवाद के विस्तार के साथ एक बात लगभग तय थी कि जिस ज्ञान परंपरा को लेकर वो लोग दुनिया भर में जा रहे थे, वो लोगों को ये भी बता रहे थे कि यही ज्ञान परंपरा सर्वश्रेष्ठ है और यही ज्ञान परंपरा दुनिया को सिविलाइज कर सकता है। दुनिया में सभ्यता का विकास यदि होना है तो सिर्फ उसी ज्ञान परंपरा के अंदर हो सकता है, जिस ज्ञान परंपरा के अंदर विज्ञान की समझ बहुत महत्वपूर्ण थी। विज्ञान का मतलब था कि हम अब समाज में या प्रकृति में होने वाली घटनाओं के लिए अपने से इतर, मनुष्य से इतर या दृष्टिगत जगत से इतर कोई भी विश्लेषण नहीं करेंगे। यानी हम अपने समस्याओं को समझने के लिए भगवान के तत्व को लाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे गॉड ने ऐसा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया, ईश्वर ने ऐसा कर दिया, बल्कि हर बात को हम विश्लेषण के माध्यम से, अपने रीजनिंग के माध्यम से, अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ 18वीं 19वीं शताब्दी के यूरोप में, और इसी विकास के साथ जोड़कर आप यदि देखें तो तकनीकी का भी विकास हुआ। भारी विकास तकनीकी का हुआ, और तकनीकी के विकास के साथ साथ ही उन देशों को और बाज़ार की ज़रूरत हुई और नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत हुई, जिसको लेकर उपनिवेशवादी सभ्यता का विकास हुआ। यानी ये लोग अब दूसरे देशों में जाकर वहाँ से रिसोर्सेज को लाएंगे वापस अपने देश में, और जो कुछ यहाँ बनता है, जो सामान यहाँ बनता है, उस सामान को लेकर उन्हें उन देशों में जाके बेचना है। ये एक तरह का संबंध, नया संबंध बनना शुरू हुआ 18वीं 19वीं शताब्दी की दुनिया में। और इस संबंध के बनने में एक ख़ास बात ये रही कि जो डोमिनेंट ग्रुप हुआ, जिन लोगों, जो औपनिवेशिक ताकतें जो थीं, जब उन्होंने किसी दूसरे समाज पे अपना वर्चस्व बनाया, तो सिर्फ ये नहीं कहा कि हमें यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, हमें यहाँ का बाज़ार चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम तो यहाँ आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, क्योंकि जो सभ्यता मूलक ज्ञान है, उस ज्ञान की हमने प्राप्ति कर ली, जिसे अंग्रेज़ी में एनलाइटनमेंट कहते हैं। कि इस ज्ञान की हमने प्राप्ति कर ली और इस ज्ञान को लेकर हम अब दुनिया भर में बांटने को जा रहे हैं, और यही गोरे लोगों का दायित्व है। उन्होंने कहा ये वाइट मैन्स बर्डन ये है
कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान से हम दुनिया को सिविलाइज करें। लेकिन सच ये था कि उस ज्ञान के पीछे एक शक्ति थी और एक मनसा थी। शक्ति ये थी कि उसके साथ साथ उनका राज्य जो बहुत पावरफुल था वो लगा हुआ था, और मंशा ये थी कि उसके साथ साथ वहाँ से जिन देशों में वो गए वहाँ से शोषण करने की पूरी व्यवस्था कायम करनी थी, जिसे उपनिवेशवाद कहते हैं। उपनिवेश का मतलब है कि आपके देश को उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी समृद्धि के लिए उपयोग में लाया। यानी आपके यहाँ के रिसोर्सेज को, आपके यहाँ की संपदा को वो अपने हिसाब से विकसित करेंगे, ताकि सचमुच सच ये है कि उनका विकास हो पाए। अब ये जो प्रक्रिया चली, इस प्रक्रिया में एक और ख़ास बात हुई। वो ख़ास बात ये थी कि जितने ज्ञान परंपराएं इन देशों में पनप रही थी, जितनी ज्ञान परंपराएं इन देशों में विकसित हुई थीं, उन सभी ज्ञान परंपराओं के साथ क्या किया जाए। तो निश्चित रूप से यदि कोई देश अपना वर्चस्व कहीं बनाना चाहेगा तो उसका पहला काम ये होगा कि वो वहाँ के स्थापित मान्यताओं को खारिज करे, वहाँ के स्थापित ज्ञान परंपराओं को खारिज कर दे। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि आप जिसे ज्ञान परंपरा कह रहे हैं वो ज्ञान परंपरा नहीं है, बल्कि वो तो धर्म है, रिलीजन है। धर्म और रिलीजन एक ही चीज़ बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन फ़िलहाल यदि उपयोग के लिए हम मान लें कि रिलीजन ही धर्म है, तो उन्होंने कहा कि आपका ये रिलीजन है, ये नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। और रिलीजन को लेके उस वक्त के यूरोप में जो बातें चल रही थी वो ये थी कि धर्म की सत्ता, जो चर्च था, धर्म की सत्ता को राज्य की सत्ता से अलग रखा जाए। क्योंकि राज्य जब पावरफुल होने लगा, जब मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट, जो आधुनिक पूंजीवादी राज्य जब शक्तिशाली बना, तो उसने पहला काम किया कि चर्च को वहाँ से विस्थापित किया, चर्च की शक्ति को सीमित किया, और उन्होंने धर्म का मतलब चर्च समझ लिया। और यहाँ पर जब वो आए तो जो कुछ भी उनकी ज्ञान परंपराओं से भिन्न था, उनके ज्ञान मीमांसा से जो कुछ भी भिन्न था, उसे उन्होंने स्थापित कर दिया कि ये तो धर्म है और धर्म को इससे अलग करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान और धर्म बिल्कुल अलग अलग है। इस मान्यता के साथ ही जितनी भी ज्ञान परंपरा यहाँ पर थी, उन सब ज्ञान परंपराओं को उन्होंने एक सेकेंडरी दर्जा दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ये तो ज्ञान नहीं है, और इनका जो ज्ञान है वो अधूरा है, और इसके ज्ञान में कुछ चीज़ें हो सकती हैं महत्वपूर्ण हो, लेकिन इन्हें मानव की सभ्यता के लिए ज़रूरी है कि इस ज्ञान परंपरा को ख़त्म किया जाए। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने हमारे समाज को समझने के लिए भी एक उपागम विकसित किया। हमारे समाज को समझने के लिए उन्होंने एक शब्द व्यवस्था कायम की। उन्होंने शब्द संग्रह किया कि हमारे समाज को कैसे समझेंगे, हम क्या कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने हमें समझा, हम भी अपने आप को उसी तरह से समझने लगे। यानी अब तक ये था उनके आने के पहले तक कि हम अपनी हर व्यवस्था को, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, हम मनुष्य और प्रकृति के संबंधों के बारे में, प्राकृतिक संपदाओं के उपयोग के बारे में, संपत्ति के बारे में, सामाजिक संबंधों के बारे में, हर कुछ के बारे में हमारा अपना एक दृष्टिकोण था। लेकिन जब उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि जो आपका दृष्टिकोण है वो धार्मिक दृष्टिकोण है, और जो आपका दृष्टिकोण है वो सही दृष्टिकोण नहीं है, एक रैशनल दृष्टिकोण नहीं है, तो उन्होंने फिर एक तरीका बनाया हमें देखने का। और हमने भी क्या किया कि आहिस्ता, सारे उपनिवेशों में ये बातें हुई कि हमने भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को देखने के लिए भी उनके ही दृष्टिकोण का उपयोग में लाना शुरू किया। एक अच्छा उदाहरण इसका है, फ्रेंच फैनॉन एक हुआ करते थे अल्जीरिया में, जो साइकियाट्रिस्ट भी थे। उन्होंने एक किताब लिखी है रैचेट ऑफ द अर्थ। उसका मूल कथ्य ये है कि जो काले लोग थे अल्जीरिया के, वो लोग अच्छा बनने के लिए, सभ्य बनने के लिए अपने आप को गोरा बनाने की कोशिश करते थे, और जितना ज़्यादा गोरा बनाने के लिए वो कॉस्मेटिक्स का उपयोग करते थे, उनका कालापन उतना ही ज़्यादा दिखता था। तो सुंदर होना क्या है, अच्छा होना क्या है, कैसे हमें बात करनी है, कैसे सामाजिक संबंधों बनाना है, हमारा समाज कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने उनके दृष्टिकोण को अपना लिया। ऐसा बहुत से लोग मानते हैं, और ये जो दृष्टिकोण को अपनाया, इसे अंग्रेजी में यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता यही बात जो हमारी ज्ञान परंपराएं पैदा हुई उसमें भी शामिल हो गई। आहिस्ता आहिस्ता यही बात जिस तरीके से हमारे विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ उसमें भी शामिल हुआ। हमारे सारे के सारे विश्वविद्यालय जो आजकल बहुत एक्टिव हैं, ये सारे विश्वविद्यालय बनाए गए आधुनिक व्यवस्था के तहत,
आधुनिक सरकार ने इन विश्वविद्यालयों का निर्माण किया, और आधुनिक व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था हमारी बनी वो भी एक तरह की नकल थी। जो जिस तरह की शिक्षाओं का हमने डिपार्टमेंट्स खोला, जैसी व्यवस्था बनाई, वो भी हमने उनके आधार पर ही बनाई। नतीजा ये हुआ कि जो हमारे समाजशास्त्रियों ने धीरे धीरे समाज को समझने का मॉडल डेवलप किया, वो सारा का सारा मॉडल उनके कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज पे, उनके शब्द प्रणालियों पे, उनके जो मीनिंग है उन पे डिपेंड करने लगा। तो ऐसा केवल समाजशास्त्र में नहीं हुआ, ऐसा तो टेक्नोलॉजी में भी हुआ। जैसे आप यदि हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का नाम लें, जो आज जिसे आप IITs कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, यदि आप वहाँ पे लोगों से बात करें तो आपको पता चलेगा कि जो भी लोग वहाँ शोध कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो जिन विषयों पे कर रहे हैं उन विषयों का हमारे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो उस विषय में जो बड़ा काम चल रहा है दुनिया में, उस पर काम करते हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है देखना कि जो काम हम कर रहे हैं उसका हमारे समाज के लिए क्या महत्व है। तो उसी तरीके से समाजशास्त्र में भी हम पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि टेक्नोलॉजी में तो ये काम चल जाता है, लेकिन समाजशास्त्र में ये मुश्किल है। टेक्नोलॉजी में काम इसलिए चल जाता है कि दुनिया भर में जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले देश हैं, जो बनाने वाले देश हैं, उनके पास जो पूंजी है बनाने के लिए, जो क्षमता बनाने के लिए है, वो इन लोगों को यहाँ से उठा कर ले जाते हैं। विज्ञान के जितने IIT के स्टूडेंट्स हैं उसमें 70% स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं, उनके लैब में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्री हमारे हैं, जिनका एक्सपर्टीज़ होना ये है कि वो भारतीय समाज को समझ सकें, उनको वहाँ पर ले जाने वाला कौन है? कोई शायद ही किसी भारतीय समाजशास्त्री को अपने यहाँ नौकरी दे कोई और देश, इस बात के लिए कि वो उस देश को समझे। यानी कोई ऐसा अमेरिकन, कोई ऐसा इंडियन सोशल साइंटिस्ट जिसे अमेरिका इस बात के लिए नौकरी दे कि वो अमेरिका की समझ पैदा करे, ऐसा संभव नहीं है। जबकि विज्ञान में ऐसा है। विज्ञान में जो आपके फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, जब वो बाहर जाते हैं तो वो वहाँ के फिजिक्स पर काम करते हैं, और वो वहाँ और यहाँ के फिजिक्स में अंतर नहीं है। ये सच है कि फिजिक्स तो फिजिक्स है, उसमें क्या अंतर हो सकता है? अंतर सिर्फ इतना हो सकता है कि हम अपने बेस्ट टैलेंट को कहाँ पर खपाएं, किस काम में लगाएं। तो अफसोस की बात यह है कि जो विज्ञान का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हमारे जो बेस्ट टैलेंट हैं वो बाहर के प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, बाहर के लिए काम करते हैं, उनके टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं। तो एक तरह से हमारा जो हमारी जो मानव संपदा है उसका वो दोहन करते हैं अपने विकास के लिए। लेकिन समाजशास्त्र में तो वो भी संभव नहीं है। और समाजशास्त्र की जो सबसे बड़ी समस्या है कि अंततोगत्वा हमें अपने समाज को समझना है, और अपने समाज को समझने के लिए यदि हम बाहर के कैटेगरीज को यूज़ करते हैं तो ये सवाल जो डिबेट में आजकल बहुत ज़्यादा है वो ये है कि हम कहाँ तक उन बाहर के कैटेगरीज के साथ अपने समाज को समझ सकेंगे। अब इसमें 2-3 तरह के लोग हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कुछ भी आधुनिक विज्ञान ने दिया है, जो कुछ भी आधुनिक समाजशास्त्र ने दिया है, वही अच्छा है, और उसी का उपयोग कर हम अपने समाज को समझ सकते हैं, और इसे हम तभी शोषण मुक्त कर सकते हैं। क्योंकि ये ज्ञान वहाँ पैदा हुआ है, ये आधुनिक ज्ञान है। आपके यहाँ आधुनिक ज्ञान नहीं था, इसलिए आपको और कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधा सीधा उनके ज्ञान की नकल करें और अपने यहाँ उसको स्थापित करें। ये बात बहुत ही जचने वाली लगती है। एक तरह से जचने वाली इसलिए लगती है कि जो संस्थाएं हमारे यहाँ बनी हैं, जो राजनीतिक संस्थाएं हमारे यहाँ बनी हैं, पार्लियामेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, असेंबली हो, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हों, ये तमाम व्यवस्थाएं वो हैं जो आधुनिक व्यवस्था बाहर पाई जाती है। हमने राजनीतिक व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ उसकी नकल कर ली। तमाम जो हमारी आर्थिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिस तरीके से हमने आर्थिक संरचना को बनाने की कोशिश की है, वो भी हमने नकल की है। तो इसीलिए कोई यदि ये कहता है कि आपको अपने आप को भी समझने के लिए अब उन्हीं उपागमों का सहारा लेना चाहिए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि हम पार्लियामेंट को समझें तो समझें कैसे? यदि हम ब्रिटेन के पार्लियामेंट को नहीं समझेंगे तो यहाँ के पार्लियामेंट को कैसे समझेंगे? लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि यदि हम चाहते हैं कि हम अपने समाज में परिवर्तन भी लाएं, अपने समाज को बदलें भी, तो हम क्या उन्हीं उपागमों के साथ अपने समाज को समझ सकते हैं जो उपागम बाहर से लाए गए हैं? एक तो यह सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या जो समझ, जिस तरह से उन्होंने समझने की हमें कोशिश की, जो उपागम उन्होंने बनाए,
जो जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया, क्या सचमुच हमारे समाज को समझने के लिए वो उपयुक्त है या नहीं है। और ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग सभी विषयों में, समाजशास्त्र के सभी विषयों में आप देखेंगे कि इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है। जरा इसको हम गौर से देखने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि जो विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, इन विश्वविद्यालयों में जो कुछ हम अध्ययन अध्यापन करते हैं, उसका हमारे सामाजिक संबंध से केवल सामाजिक व्यवस्था से केवल आंशिक संबंध रह पाता है। ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारा समाज अपने बारे में सोचता है, और जब मैं हमारा समाज बोलता हूँ, इसका मतलब सिर्फ 5 या 7% वो लोग नहीं हैं जो एलिट्स हैं, जो अपने बारे में अंग्रेजी में सोचते हैं, जो समाज के बारे में अंग्रेजी में पढ़ते और लिखते हैं, जिनकी सोच प्रक्रिया ही अंग्रेजी में चलती है। बल्कि मैं ऐसे लोगों के बारे में बोल रहा हूँ जो आम आदमी हैं। जो आम आदमी हैं वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं और वो कोई एक डिसीज़न अपने बारे में कैसे लेते हैं। एक समाजशास्त्री का ये दायित्व है कि वो उसे समझ सकें कि एक आम आदमी अपने सामाजिक संबंधों को कैसे स्थापित करता है और एक आम आदमी अपने सामाजिक संबंधों के बारे में निर्णय कैसे लेता है। वो संपत्ति के बारे में क्या विचार रखता है, वो प्रकृति के बारे में क्या विचार रखता है। इन बातों को समझने का हमारा दायित्व है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि समाज को ऐसे बिहेव करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी शुरुआत यहाँ से करनी होगी कि समाज के लोग सोच कैसे रहें, उस सोच को हम समझें कैसे। ये हमारी विकट समस्या होनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि उस सोच को समझने के लिए यदि हम यूरोप के तथ्यों को लें, यूरोप के सिद्धांतों को लें, यूरोप के शब्दों को लें, जैसे उन्होंने हमें समझा है, हम वैसे समझने की कोशिश करें अपने आप को, तो हम अपने समाज को केवल आंशिक तौर पर ही समझ सकते हैं। पूरी तरह से हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे समाज में बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। वो खुद अपने तरीके से जीते हैं, उनका अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेम है, जिस कॉन्सेप्चुअल फ्रेम के अंदर वो दुनिया के बारे में मीनिंग लगाते हैं, दुनिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और यदि आप गौर से देखें तो यदि आप किसी इलाके में जाएं तो आप गौर करेंगे कि उस इलाके का व्यवहार बड़ा ही अलग है बाकी इलाकों से। आप यदि पंजाब में जाएं तो आपको लगेगा पंजाब के लोगों का बिहेवियर बहुत अलग है राजस्थान के लोगों के बिहेवियर से, राजस्थान के लोगों का बिहेवियर बहुत अलग है नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बिहेवियर से, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का बिहेवियर बहुत अलग है साउथ इंडिया के बिहेवियर से। यानी कि जो बिहेवियर लोगों का है उसके संचालन में और उसके निर्माण में कहीं न कहीं वहाँ की सामाजिक, वहाँ की ज्योग्राफिकल व्यवस्था का, यानी कि प्राकृतिक व्यवस्था का भी बड़ा योगदान है। केवल कुछ प्रतिशत लोग भारत के हैं जिनका व्यवहार बिल्कुल एक जैसा है। जो अंग्रेजी में पढ़ते लिखते हैं वो अंग्रेजी संस्कृति से बने हुए लोग हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो उस पूरे इलाके में जो दर्शन प्रबुद्ध रूप से वहाँ की चेतना में पाया जाता है, लोक चेतना में है, उसी के हिसाब से अपने बारे में सोचते हैं। अब एक समाजशास्त्री का दायित्व यदि ये है कि वो ये समझने की कोशिश करे कि लोग अपने बारे में कैसे सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें फिर से समाजशास्त्र के स्वरूप के निर्माण पर जोर देना होगा। जो कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज हमने उपयोग में लाया है, उन कॉन्सेप्ट और कैटेगरीज को हमें री एग्जामिन करना पड़ेगा। ऐसा ही एक ग्रुप ये कहता है, इस तरह का ही विचार रखने वाला एक ग्रुप ये कहता है कि सच तो ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज हम लोग उपयोग में लाते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज का मीनिंग हम नहीं समझते हैं, उसका अर्थ हम नहीं समझते हैं। उदाहरण के लिए उनका कहना है कि यदि हम लॉ को लें, लॉ क्या चीज़ है? लॉ वेस्ट में इसका जो मीनिंग होता है, हमारे लिए वो मीनिंग हो ही नहीं सकता है। जरा इस पर गौर करने की कोशिश करें। वो कहते हैं कि पश्चिम में लॉ का मतलब है ऐसा कानून जिसको हर कोई पालन करेगा और स्वतः पालन करेगा। उदाहरण वो देते हैं कि आप देखें सुकरात को। सुकरात क्या कहता है? कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कानून में बदलाव आए, जो कानून अभी है वो ठीक नहीं है, लेकिन जब तक ये कानून है मैं ये कहता रहूँगा कि इसमें बदलाव आए, लेकिन मैं उसको फॉलो भी करता रहूँगा। इसीलिए जब सुकरात को फांसी दी, जब सुकरात को जहर का प्याला दिया गया
तो सुकरात ने कहा कि मैं पीना चाहता हूँ जहर का प्याला, क्योंकि मैं कानून का पालन करना चाहता हूँ। जब लोगों ने उनसे कहा सुकरात से कि चलो यहाँ से तुमको भगा ले चलते हैं, उनके दोस्त थे बहुत सारे, उन्होंने कहा चलो तुम्हें यहाँ से भगा ले चलते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे भागना नहीं है, क्योंकि मैं कानून का सिपाही हूँ, मैं कानून के साथ रहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कानून ही बदल दी जाए। यानी कानून के प्रति लोगों की एक आस्था है। कानून वो लोग जिसको कानून वो लोग कहते हैं, उसके प्रति उनका एक सम्मान भी है। लेकिन जब ऐसे देशों में आप जाएंगे जहाँ की ये नियम कानून पश्चिम से उधार लाकर लगाए गए हैं, वहाँ आप देखेंगे कि इनका सही संचालन हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको लेकर लोग बहुत सीरियस नहीं रहते हैं, उसका बहुत सम्मान लोग नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे देशों में जहाँ कोई रिजिड कानून की व्यवस्था नहीं थी, जहाँ की कोई ये रूल नहीं था कि आप सारा कानून किताबों में लिख के रखा गया है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। भारत जैसे देशों में कानून की समझ ये थी कि अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं और हर समाज अपने लिए नियमों का निर्माण करता है। वो नियम भी बड़े परमानेंट नहीं हैं, वो नियम भी चेंज होते रहते हैं। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो नियम भी अलग अलग होता है और उन नियमों का जो कस्टोडियन है, जो उसकी रक्षा करने वाला आदमी है, वो उन्हीं के बीच से कुछ लोग हैं। ऐसा नहीं कि राज्य उन नियमों का पालन करवाए ज़बरदस्ती, जबकि लॉ होने का मतलब है कि राज्य का उस लॉ को पूरा सपोर्ट होगा, राज्य उस लॉ को नहीं पालन करने वालों को दंडित करेगा। अब इमेजिन कीजिए कोई लॉ हमने बना ली यहाँ दिल्ली में, वो ऐसा लॉ है जो किसी बहुत छोटी सी जगह लोकल एरिया कहीं पर है, वहाँ के जो सोशल लॉज हैं, वहाँ का जो कस्टम है, उसके बिल्कुल विपरीत है। तो हम क्या करेंगे फिर? तो हम या तो उन्हें क्रिमिनल घोषित कर देंगे कि आपने क्राइम किया इस लॉ को नहीं मान के। उन्हें बात समझ में नहीं आएगी, मैं क्या नहीं मान रहा हूँ, हम तो अपने तरीके से चल रहे हैं। या उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको सिविलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये कहते हैं कि यूरोप में जो ये सभ्यता के विकास के साथ साथ कानून का ये विकास हुआ और कानून में हर चीज़ को बांधने की कोशिश की जा रही है, इससे एक रिजिडिटी आ गई है। जबकि ऐसे समाज में जहाँ कानून नहीं था, वहाँ पे कोई रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ चीज़ें बदलती रहती थी, फ्लेक्सिबिलिटी थी कानून के अंदर भी, जगह जगह पर कानून बदल जाते थे, समय समय पर कानून में बदलाव आता था। तो इसलिए कानून की जो समस्या है वो गंभीर ये और भी इसलिए हो गई है कि अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ इस तरह के सामाजिक कानून को लिपिबद्ध करने की कोशिश की। उन्होंने डॉक्यूमेंट किया उसका एक पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया गया और कहा गया कि आज से अब यही कानून है। लेकिन हमारे समाज में कानून बड़ा फ्लेक्सिबल था। अब लोगों की बात समझ नहीं आ रही है कि ये रिजिड कैसे हो गया, और इसी कारण से बहुत सारे नए मुकदमे पैदा होने लगे। मैं एक दूसरा उदाहरण कानून के संदर्भ में आपको देना चाहता हूँ। आप पंजाब के उदाहरण को लें। पंजाब में जो सामाजिक संबंध बनते थे, उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि कोई भी संपदा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। व्यक्तिगत स्वामित्व उसमें होता है, लेकिन ये एक परिवार की संपदा है और उस संपदा पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं उनकी भी संपदा है। यानी संपदा के साथ सारे जुड़े हुए जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन सबका कुछ न कुछ उसके अंदर स्टेक है। जब पंजाब में पहली बार हरित क्रांति आई तो वहाँ क्या हुआ ये कि हरित क्रांति के पहले पंजाब में जिन लोगों के पास संपत्ति थी, जो जमीन जगह थी, तो लोगों ने परिवार के किसी भी आदमी के नाम पर उसे रजिस्टर करवा लिया। एक भाई यदि कनाडा में है, वहाँ से पैसे भेज रहा है, वो संपत्ति यहाँ खरीदी गई, तो जो भाई घर में उपस्थित है उस संपत्ति को उसके नाम से ही रजिस्टर करवा लिया गया और ये माना गया कि संपत्ति तो सबकी है। कुछ दिनों के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम आया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बैंक के दरमियान बैंकों ने बहुत सारा लोन दिया लोगों को खेती करने के लिए या ट्रैक्टर खरीदने के लिए। अब इमेजिन कर सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 500 ट्रैक्टर्स थे और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद उसी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में 5000 ट्रैक्टर आ गए 3 साल के अंदर। तो ये जो परिवर्तन आया, इस लोन के लिए व्यक्तियों को अपनी ज़मीन को मॉर्टगेज करने की, बंधक रखने की ज़रूरत पड़ती थी बैंक के पास। और बंधक कैसे रखेंगे? यदि आपके नाम से ज़मीन नहीं है तो कैसे आप बंधक रखेंगे? तो जिन लोगों के नाम पे ज़मीन थी उन्हें ही बंधक रखना पड़ा। अब कल को ये हुआ कि इस बंधक रखी हुई ज़मीन के बदले जो उन्होंने लोन लिया था, उस लोन पर ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। जब घाटा होने लगा पंजाब एग्रीकल्चर में, तो जिन लोगों ने लोन ले रखा था उन्हें सरकार ने नोटिस दे दी और उन्होंने कहा कि अभी ज़मीन को हमें कुछ करना पड़ेगा।
जो भाई वहाँ उपस्थित थे उन्होंने उसको बेचने की कोशिश की, तो दूसरे भाई ने कहा कि आप इसे बेच नहीं सकते हो क्योंकि मेरा भी इस पर अधिकार है, लोन तो आपने लिया था, ज़मीन कैसे आप बेच सकते हो क्योंकि मेरी ज़मीन भी है। इस बात को लेकर पंजाब में भयानक संघर्ष चला और पंजाब के ग्रीन रिवोल्यूशन के अवसान काल में आप देखेंगे कि पंजाब के कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में हज़ारों मुकदमे ऐसे आए, हाई कोर्ट्स तक ऐसे मुकदमे बहुत सारे आए। तो जो कानून जिसको हम लोग अपने तरीके से हमने निर्माण किया, जिस समाज ने अपने कानून का जैसे निर्माण किया है, यदि उस कानून को यदि आप ना मानकर एक नया कानून बनाएं तो हमें स्वतः उस कानून का ज्ञान नहीं होगा, फिर हम वकीलों के ऊपर उस कानून के लिए निर्भर करेंगे। साथ ही यदि आप हमारे कानून के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो बदलावपन की संभावना है, उसको यदि ना मानेंगे तो उससे भी हमारी बड़ी समस्या उत्पन्न होगी और ये समस्याएं उत्पन्न हुई। तो इस ग्रुप का ये मानना है कि इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कानून का कॉन्सेप्ट है या पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्सेप्ट है, ये तमाम कॉन्सेप्ट पश्चिमी कॉन्सेप्ट हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को यदि हम यहाँ लागू करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। तो हमें नए सिरे से अपने मूल कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने मैपिंग शुरू किया है कि गांव में जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, जो झगड़े सुलझाए जाते हैं, उसका मॉडल यहाँ के कोर्ट के मॉडल से कितना अलग है। जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, यहाँ के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में जब जस्टिस डिलीवर कर दिया जाता है तो दोनों पार्टियों के बीच के मन का मलाल खत्म नहीं होता है। लेकिन हमारा जो मौलिक, जो पुराना जस्टिस सिस्टम है, उसके अंदर ये होता है कि आप दोनों मिलकर आपने एक जज को नियुक्त किया, जैसे पंच कहा गया, और पंच परमेश्वर की तरह बिहेव करता है, जो प्रेमचंद ने लिखा है। और पंच को तय करने में दोनों ही पार्टी सहमति होनी चाहिए और पंचायती के बाद दोनों पार्टी को पंच के फैसले से सहमति होनी चाहिए। नतीजा क्या होता है कि पंच के फैसले के बाद सामान्यतया इन दो विपरीत दलों में दोस्ती हो जाया करती है। यही प्रॉब्लम सॉल्विंग का इनका सिस्टम है। तो उन लोग, ऐसे ग्रुप का कहना है, जिसमें एक बाल गंगाधर प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि इस तरह का जो हमारा इंडिजिनस सिस्टम है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, या हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, इन तमाम सामाजिक व्यवस्थाओं के मूल में कुछ ऐसी बातें हैं जो पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था से बहुत अलग हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हम पश्चिमी सामाजिक व्यवस्था की तुलना में अपने आप को अलग समझकर उसका पुनर्निर्माण शुरू करें। तो दो ग्रुप हैं। एक ग्रुप है जो कहता है कि सब बकवास था, इसे हटा देना चाहिए। दूसरा ग्रुप है जो कहता है नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे रिक्लेम करना चाहिए। और इन दोनों के बीच में कई और ग्रुप्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा था लेकिन अब उसे रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा अच्छा भी था, थोड़ा ख़राब भी था और हमें नए सिरे से बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरह के कई सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और इसीलिए समाजशास्त्र के अंदर ये बहस चल रही है कि क्या हम कोई इंडिजिनस सोशल साइंस बना सकते हैं। क्या हमारा जो सोशल साइंस है वो सिर्फ पश्चिम से उधार लिया हुआ समाजशास्त्र है, या हम आगे आने वाले समय में अपने व्यवस्था के साथ नए समाज को, नई व्यवस्था बना सकते हैं समाज को समझने के लिए। जिसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय दर्शन के साथ समाजशास्त्र का क्या संबंध बने। आमतौर पर आप देखेंगे कि समाजशास्त्र के अंदर भारतीय दर्शन का जिक्र तक नहीं होता है। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन पढ़ाया तक नहीं जाते हैं। तमाम पॉलिटिकल साइंस का कोर्स शुरू ही होता है प्लेटो के साथ, ग्रीक थिंकिंग के साथ पॉलिटिकल साइंस का कोर्स शुरू होता है, जबकि ग्रीक थिंकिंग से बहुत पहले हमारे यहाँ बहुत सारी थिंकिंग रह चुकी है। हमारा राजनीतिक चिंतन भी उसके पहले बहुत पावरफुल रहा है। कई नीतियाँ लिखी गई हैं और नीतियों का मतलब ही होता है राजनीतिक चिंतन है। लेकिन हमने अपने समाज को समझने के लिए इन तमाम चीज़ों को साइडलाइन करके हम सिर्फ यूरोप की चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या भारतीय दर्शन में ऐसी क्षमता है कि उसके द्वारा हम भारतीय समाज को समझने का प्रयास करें। ये बड़ा ही गंभीर सवाल है, क्योंकि ये भी यदि सच है कि भारतीय समाज अभी भी भारतीय दर्शन से प्रभावित है, उनकी चेतना में भारतीय दर्शन के बहुत सारे तत्व उपस्थित हैं जिसके द्वारा वो अपने बारे में निर्णय लेते हैं, जिसके द्वारा वो समाज को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि हम संपूर्ण समाज के डायनामिक को समझने के लिए भारतीय दर्शन का उपयोग कर सकें? ये एक बड़ा गंभीर मसला है और कई लोगों ने इस पर अपना विचार दिया है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि समाज शास्त्र जैसी कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, हिस्ट्री जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सब बकवास है। क्योंकि हमारे समाज में इतिहास का कोई महत्व नहीं रहा,
इसलिए हमने कभी ऐतिहासिक तरीके से चीज़ों को लिखने की कोशिश नहीं की। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई डेट्स नहीं है, कोई दिन नहीं है। यहाँ तक है कि किसी एक टेक्स्ट के बारे में कहना कठिन है कि उसके लिखने वाले कौन थे, रचयिता कौन थे, क्योंकि एक ही नाम के बहुत से लोग पाए जाते थे एक ही सीरीज़ में, और नई नई चीज़ों की रचना करते थे, उसे आगे बढ़ाते थे। तो जिस तरीके से समाज को सोचने का तरीका वेस्ट में है, उससे हमारा तरीका सोचने का बिल्कुल अलग है। इसीलिए वेस्टर्न सोशल साइंस के द्वारा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और हमें भारतीय दर्शन से इन चीज़ों को लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में इस वक्त उभर रहा है। कई लोग ये कहते हैं कि संभव शायद ये तो नहीं है कि हम अपनी पूरी भाषा बदल दें, संभव ये भी नहीं है कि हम पूरा मॉडल बदल दें, लेकिन शायद ये संभव है कि हम जो कुछ भी करें, समाज को समझने की जितनी भी कोशिश, जिस भाषा में भी कोशिश करें, जिस लैंग्वेज में भी कोशिश करें, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समाज के साथ एंगेज करके करें, समाज के साथ मिल के करें। हम सिर्फ आइवरी टावर थिंकर नहीं बने। ऐसा नहीं हो कि हम चुपचाप अपने कमरे में बैठे हैं और वहीं से हम समाज के बारे में अंदाज़ लगा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लैंग्वेज में उन तमाम कॉन्सेप्ट्स, कैटेगरीज के साथ जिसको लोग पश्चिम में यूज़ कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके बारे में लिखना चाहते हैं। कुछ लोग ये कहना कि इस तरह का जो लिखने की कार्यक्रम है, इस तरह से जो लिखने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो कुछ भी आपको उपलब्ध होता है वो बहुत मायने नहीं रखता है, उसका कोई ख़ास महत्व नहीं है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम इंडिजिनस सोशल साइंस पैदा करें। इसका मतलब ये है कि हम चलें समाज को देखने के लिए, समाज को समझने के लिए अपने दिमाग को साफ रख के, अपने दिमाग में से उन बातों को निकाल दें कि कोई एक डोमिनेंट थियरी है, जैसे यूरोपियन थियरी है, और उसके द्वारा हम खोजने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। इसको हटाकर यदि हम ये सोचें कि ये हमारा समाज है, इस समाज में एक सामाजिक संबंध है, और इस सब को समझने के लिए हम नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम पश्चिम के कॉन्सेप्ट्स को भी ले सकते हैं, पूरब के कॉन्सेप्ट्स को भी ले सकते हैं, लेकिन मूल बात ये नहीं है कि हम किस कॉन्सेप्ट को ले रहे हैं। मूल बात ये है कि हम किस सत्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही हमारा समाजशास्त्र अलग अलग तरीके से बन सकता है। और ये समाजशास्त्र जो हमारा बनेगा वो शायद थोड़ा अलग समाजशास्त्र होगा। मेरे ख्याल से ये जो बात आई थी, जो गांधी के समय बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आई थी, गांधी और कई लोगों ने तो कहा कि हमारा विज्ञान भी अलग है, और बड़ी बहस चली उस वक्त, भाभा वगैरह थे, बहुत सारी बहस उसमें चली कि हमारा विज्ञान भी इंडिजिनस साइंस प्रोजेक्ट आया कि हमारा विज्ञान ही अलग है। गांधी ने तो निश्चित रूप से आने के साथ पहला काम क्या किया कि उन्होंने देखने की कोशिश की कि भारत क्या चीज़ है। कोई सिद्धांत जो पश्चिम से लेकर आए थे वो उन्होंने अपने साथ नहीं रखा, सबको उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि अब हम नए सिरे से सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। अपने समाज को देखकर वहाँ की व्यवस्था के अंदर हम नए तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए उन्होंने पूरी यात्रा की भारत की, और फिर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के प्रयोग का मतलब है कि हर चीज़ को उन्होंने अपने तरीके से समझने की कोशिश की। इसलिए आप देखेंगे कि गांधी ने जो सोशल साइंस बनाया है, जो समाज को समझने का जो तरीका बनाया, जो मॉडल बनाया है, वो बहुत ही पावरफुल मॉडल है। और आज की तारीख में दोबारा से लोग उनकी तरफ लौट रहे हैं और सोच रहे हैं कि किस तरीके से उसी मॉडल पर समाज का निर्माण किया जा सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक जो सोशल साइंस में सबसे महत्वपूर्ण डिबेट है, वो डिबेट है इस बात का कि कितना हद तक हम भारतीय समाजशास्त्र की कल्पना कर सकते हैं। और मैंने बताया कि एक एक्सट्रीम पोजीशन ये है, वो कहता है कि कोई समाजशास्त्र सिर्फ एक होता है, उसमें कोई भारतीय और कोई पाश्चात्य नहीं होता है, और उसका एक निश्चित मापदंड है, उसी मापदंड के अंदर हम सोशल साइंसेस को लिख पढ़ सकते हैं। दूसरा एक्सट्रीम ये है, वो कहता है कि ये बिल्कुल ही अलग है और हमें पूरी तरीके से नई सोच बनानी पड़ेगी, पूरे तरीके से नए ढंग से सोचना पड़ेगा कि हम अपने समाज को कैसे समझें, और उसके लिए हमें शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ेगा और सामाजिक व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, और वहाँ से कुछ चीज़ों को निकाल के हम नए तरीके से, एक बिल्कुल ही नए तरीके से सोचने की प्रक्रिया चला सकेंगे। ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में कई पोजीशंस और भी हैं जिनका मानना है कि हम सबसे उधार लें, लेकिन हम
नए तरीके से भी देखें। उधार लेना एक बात है और फॉलो करना दूसरी बात है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सस्टेनेबल व्यवस्था हो सकती है। हमारे साथ अवनिंद्र हैं आज स्टूडियो में। मैं चाहूँगा, जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से उन्हें इसमें क्या लगता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी इस तरह की बातें बहुत पहले से ही हैं और काफ़ी बहुत ही क्लियर तरीके से देखी जा सकती है। जब यहाँ रिसर्च में लोग आते हैं तो रिसर्च में आने से पहले ही वो लोग ये डिसाइड कर चुके होते हैं, या उन लोगों का ये इम्प्रेशन रहता है कि मुझे गेम थ्योरी पढ़ना है, इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ना है। क्यों? इसलिए नहीं कि वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वेस्ट में उनकी हेजेमनी पूरी क्रिएट की गई। ये कहा गया है कि ये बेस्ट चीज़ें हैं और इनको एज ए टूल हम लोग यूज़ करते हैं और उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये जानने से पहले कि चीज़ें क्या है, लोग पहले से डिसाइड करते हैं कि वेस्ट में इनका काफ़ी डिमांड है, हम लोग इनको यूज़ करेंगे। भले उनकी क्षमता हो, उनका बेस हो, कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, ये सारी बातें बाद में आती है। समस्या ये नहीं है कि वो इन चीज़ों के प्रति आकर्षित हैं। समस्या ये है कि क्या इन सारे टूलों का उपयोग वे भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए करते हैं। इस पे मुझे डाउट है। इस पे भी डाउट होने का एक रीज़न ये है कि यदि वो पाश्चात्य जगत की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, एक शोधार्थी के दृष्टिकोण से दो चीज़ें उनके सामने आती है। पहली बात तो ये है कि पूरे पश्चिम जगत उनके रिसर्च को स्पेस देने के लिए तैयार है, वो उनको बुलाने के लिए तैयार है, उनके पास रखने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि जो रिसर्च पश्चिम में हो रही है वो रिसर्च कहीं ना कहीं पूंजी मार्केट के लिए हो रही है और कई सारी कंपनियों को इससे डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है। तो दूसरा बेनिफिट ये मिलता है इस तरह के रिसर्च में कि वो लोगों को उन सारी कंपनियां जो कि अभी भी वेस्ट के आधार पर चल रही है, वेस्ट के आधारित हैं, उनमें नौकरियां भी मिल रही है। तो ऑब्वियसली ये दो इंसेंटिव इन लोगों के ऊपर काम कर रहा है और ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल जो हेजेमनी है कि वेस्ट में जो हो रहा है वो बेस्ट है, ये तो काम करता ही है। सवाल ये उठता है कि क्या इस परिप्रेक्ष्य में क्या ये संभव है आज के समय में कि इन लोगों को, ऑब्वियसली जो लोग खुद से ही इतने समर्थ नहीं है, खुद से ये नहीं सोच सकते हैं कि हमारा देश के प्रति एक कर्तव्य है और हमारे शोध का एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य ये है कि हम अपने देश की समस्याओं को सोचें, इनके समाधान के लिए कार्यरत रहें और हमारा रिसर्च उस डायरेक्शन में हो। इसके अलावा ऐसे जागृत लोगों के अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग अपने लाभ के बारे में सोच रहे हैं, या ऑब्वियसली जो उनका जो पोजीशन है या उनको जो मिलने वाला है रिसर्च से, उसके बारे में सोच रहे हैं। क्या ऐसा संभव है आज के समय में कि हमारी व्यवस्था ऐसी हो कि जो हमारे बारे में सोच रहा है, जो हमारे देश के समस्याओं के बारे में सोच रहा है, क्या हमारा देश उसको उतना स्पेस प्रोवाइड कराए, या हमारी इस व्यवस्था का क्या योगदान होगा, हमारे इस देश का क्या योगदान होना चाहिए, हमारे देश की व्यवस्था का, कि आप हमारे देश के ऊपर रिसर्च करने को काफ़ी महत्व दे रहे हैं। क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में भी देखते हैं कि जो लोग एग्रीकल्चर पर रिसर्च कर रहे हैं उनको 2M दर्जे का ट्रीट किया जाता है। अच्छा, एग्रीकल्चर पर रिसर्च कर रहे हो, क्यों? तुम्हारी थ्योरी अच्छी नहीं है, क्यों? तुम्हें इकोनॉमेट्रिक्स नहीं आता, क्यों? तुम्हारा मैथ्स कमज़ोर है, या कई सारे इशूज़ देखे जाते हैं, या मान लिया जाता है कि कुछ और कर रहा है, इनका एकेडमिक्स के प्रति अपना कमिटमेंट नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में एक ऐसी व्यवस्था कैसे हो सकती है जो उन लोगों को जो खुद से ही भारतीय व्यवस्था को समझने के लिए तैयार हैं, उनके अलावा लोग जो नए रूप से आ रहे हैं उनको कैसे प्रेरित किया जाए यहाँ के काम करने के लिए, जो ऐसे काम करने के लिए जिनका कि हमारे देश के लिए बहुत महत्व है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आंख बंद करके हम पाश्चात्य जगत की चीज़ों को फॉलो करें। और अगर हम पाश्चात्य जगत से कई चीज़ें लेते भी हैं तो उनका उपयोग हम कैसे राष्ट्र के निर्माण में या अर्थव्यवस्था के मजबूतीकरण में उपयोग में लाएं। ये एक बहुत बड़ी समस्या मुझे आगे लगती है और मुझे आज के समय में बहुत आसानी से ये दिखता भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि इसका क्या आखिर समाधान है, क्या अपने से ये चीज़ें हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों में जो पुराने प्रयोग हुए थे विश्वविद्यालयों को खोजने के, जैसे खोलने के, जैसे शांति निकेतन का जो प्रयोग था, वो एक महत्वपूर्ण प्रयोग था इस दृष्टिकोण से कि शांति निकेतन के कार्यकारी समिति में गांव के लोग भी शामिल थे। इन विश्वविद्यालयों का जो ज्ञान का मापदंड है, उस मापदंड पर दोबारा से सोचने समझने की शायद ज़रूरत है।
यदि हम इन विश्वविद्यालयों को सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ सकें, यदि हम ये तय कर सकें कि जो हमारा काम है उस काम की उपयोगिता कितनी है, उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे, तभी शायद हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि हम देश के देश की समस्याओं को लेकर एक समाजशास्त्र का, गंभीर समाजशास्त्र का निर्माण कर पाएँ। कहाँ तक जो वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था है, जो लोग वर्तमान व्यवस्था से लाभ कमा रहे हैं उनके लिए हितकर है, इस विषय में मुझे दो बातें लगती हैं। एक बात तो ये लगती है कि जो कंट्रोल करने की इकोनॉमिक्स होती है, जो कंट्रोल नॉलेज, ज्ञान दो तरह का होता है। ज्ञान होता है एक चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, और एक होता है लोगों की मुक्ति के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए और लोगों को मुक्ति के लिए। जो कंट्रोल करने वाला ज्ञान था वो ज्ञान था जो उपनिवेशवाद ने हमें दिया। जो मुक्ति का ज्ञान है, हमें उसके निर्माण की बात करनी है। मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने जो अपना मोटो बनाया है उसमें यही बात कही है कि या विद्या सा विमुक्त है, ज्ञान वही है जो मुक्ति देता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्ञान आज की तारीख में वो हो गया है जो कंट्रोल कर सके, बाकी लोगों की शक्ति को कंट्रोल कर कुछ लोगों के लिए वो हितकर हो सके। यदि सचमुच हम चाहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र समाज की मुक्ति के लिए काम करे, ऐसे समाजशास्त्र क्रिटिकल हो, समाजशास्त्र का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि उसे क्रिटिकल होना चाहिए, उसे व्यवस्था की आलोचना करनी चाहिए, जिस आलोचना से शायद नए समाज का निर्माण हो सके। यदि ऐसा कुछ हम करना चाहते हैं तो ये तय है कि हमें इसको जनहित के साथ जोड़ना पड़ेगा, और कहीं न कहीं हमें ये तय करना पड़ेगा कि आम आदमी भी विश्वविद्यालयों के ऊपर सवाल उठा सके। आज की तारीख में विश्वविद्यालयों को समाज से बिल्कुल अलग करके रखा गया है। जो हमारे ज्ञान सृजक हैं उनका समाज से कोई संबंध नहीं है, जबकि हमारी ये परंपरा रही है कि जो हमारे ज्ञान सृजन करने वाले लोग हैं वो आम लोगों से जुड़े हुए थे। जो बुद्धिज़्म ने जो तरीका तय किया था समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का, वो भिक्षाटन का था। जो बुद्ध के जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए उनका ये नियम था कि वो दिन भर का भोजन लोगों से भिक्षाटन कर मांग कर लाएं, और वो लोगों के दरवाज़ों पर जाते थे और कहते थे भवति भिक्षाम देहि, और लोग निकल के उन्हें भिक्षा देते थे। ये इसलिए नहीं किया गया था कि वो काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं किया गया था कि वो डिपेंडेंट हो गए सोसाइटी के ऊपर, बल्कि इसलिए किया गया था कि यदि उस बौद्ध संघ का एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, या यूँ कहे कि हर घर में बौद्ध संघ का एक व्यक्ति रोज़ पहुँचेगा, ताकि उस घर में क्या हो रहा है, उस समाज में क्या हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी बौद्ध संघ को होगी। क्योंकि बौद्ध संघ ज्ञान सृजन का केंद्र भी था, बौद्ध संघ बुद्धिजीवियों का केंद्र भी था। तो ये तमाम बुद्धिजीवी जो रोज़ लोगों से मिलेंगे तो वहाँ से जो समाज के बारे में ज्ञान को उपलब्ध करके लाएंगे, उसके ऊपर जो सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण होगा वो सामाजिक सिद्धांत ज़्यादा मौलिक भी होगा और ज़्यादा प्रभावकारी भी होगा। आज की तारीख में जो हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बनाए गए हैं, इन विश्वविद्यालयों के जो ज्ञान सृजक हैं इन्हें बिल्कुल ही जनता से अलग रखा गया है, और इनका जीवन ही बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। इन्हें पता ही नहीं चलता है कि समाज में क्या बातें हो रही हैं, या इन्होंने जो ज्ञान सृजन किया है उसका समाज में कोई प्रभाव है या नहीं है। सामान्यतया जो हमारा ज्ञान का मापदंड होता है वो ये होता है कि हम कहीं रिसर्च करने जाते हैं, वहाँ से ज्ञान को लाते हैं यहाँ पे, अब वो ज्ञान सही है या नहीं है इसको तय कौन करता है? जो कभी उस व्यवस्था को देखा ही, जो कभी गांव गया ही नहीं है, जो कभी अपने फील्ड में गया ही नहीं है। जो भारतीय ज्ञान परंपरा में बात रही है कि जिनके बारे में आपने ज्ञान सृजन किया है, जब वो आपको ये सर्टिफिकेट दे देगा कि ये बिल्कुल सही ज्ञान है, तभी ये माना जाएगा कि ये सही ज्ञान है। इसलिए मुझे लगता है कि ये तभी संभव है जबकि एक नए तरीके से इसको देखा जाए, और यदि ऐसा देखा जाए तो शायद न केवल आने वाले समय के लिए बल्कि वर्तमान समय में जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं, शायद उनके फ़ायदे में भी होगा, क्योंकि उन्हें भी तो पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है कि यहाँ समाज में क्या करना है। आप इमेजिन कीजिए, यदि कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आके समाजशास्त्री से पूछता है कि हमें एक इंडस्ट्री की स्थापना करनी है बंगाल के एक गांव में, तो समाजशास्त्री
को यदि इतना ज्ञान होता कि वहाँ इंडस्ट्री की स्थापना करने से टाटा ने जैसे संगरूर में स्थापना की, यदि उन उस समय के समाजशास्त्रियों से उन्होंने कंसल्ट किया होता और उनको इतना ज्ञान होता कि संगरूर में क्या समस्याएं हो सकती हैं, वहाँ लोग क्या सवाल उठा सकते हैं, वो कितना वायलेंट हो सकते हैं, तो शायद इसके लिए एक व्यवस्था ये पहले से कायम कर सकते थे। तो समाजशास्त्रियों का ज्ञान भी सीमित हो गया है और समाजशास्त्रियों के ज्ञान का उपयोग भी सीमित हो गया है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। अफ़गानिस्तान में जब अमेरिकी फ़ौजें थी तो उन्होंने सुबह के समय एक ट्यून रेडियो पे बजाना शुरू किया। बाद में ये पाया गया कि जब वो ट्यून बजता था तो अफ़गानिस्तान के कैंपों में वायलेंस बहुत बढ़ जाता था। तो समझ में लोगों को नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तो एक समाजशास्त्री ने उन्हें बताया कि ये जो खास ट्यून है एक ऐसा इस मिलता जुलता अफ़गानी ट्यून है जिससे अफ़गानिस्तान के जो कबीले लोग हैं वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत नाराज़ होते हैं उस ट्यून से। तो फिर उसे विड्रॉ किया गया। तो मुझे लगता है जो समाजशास्त्रियों का समाज के साथ संपर्क है, और जब संपर्क होगा तो निश्चित रूप से ये भी तय होगा कि वो नए कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज को पैदा करेंगे। इसलिए संपर्क बहुत ज़रूरी है। संपर्क ये जो कटा हुआ है उसे यदि पुनः स्थापित किया जाए तो संभव है कि हम एक नए समाजशास्त्र की कल्पना कर सकते हैं। अमरिंदर, आपको और कोई सवाल है? नहीं, फिलहाल तो ये काफ़ी डिबेट की बातें हैं और मैं काफ़ी सहमत हूँ आपसे इन बातों पे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये इसमें समय की बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों में। तो मुझे लगता है इसमें सिर्फ एक खतरा ये है, जब हम इंडिजिनस समाज सोशल साइंस की बात करते हैं तो एक खतरा इसमें यह है कि बहुत से लोग इसको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इंडिजिनस सोशल साइंस का कोई राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट है। ये इसका प्रोजेक्ट सिर्फ इतना है कि समाज शास्त्र को जिस समाज के बारे में हमें समझना है उस समाज के लोग अपने आप को कैसे समझते हैं, इसको बिना समझे, उनके कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज को बिना समझे शायद हम समाज को ना समझ पाएँ। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इसके जो अलग अलग इस बात को कहने के जो अलग अलग तरीके हैं उनके बीच में भी एक सामंजस्य स्थापित करके हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए हमें कि कैसा समाजशास्त्र बनाना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई ये कहता है कि इंडिजिनस सोशल साइंस का मतलब ये है कि एक राष्ट्रवादी समाजशास्त्र है, चूँकि उन्होंने ऐसा डेवलप किया इसलिए हमें भी ऐसा डेवलप करना चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। जैसा कि किसी ज़माने में आइंस्टाइन और न्यूटन को लेके परेशानी थी। न्यूटन इंग्लैंड का था, आइंस्टाइन को जर्मनी ने सपोर्ट किया था रिसर्च के लिए। तो जब आइंस्टाइन के प्रयोग की बात आने लगी उनके ज्ञान को, तो इंग्लैंड, उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंग्लैंड में के पुस्तकालय में आइंस्टाइन की किताबों पर बैन लग गई, उसे किसी गुप्त जगह पर रख दिया गया। एडिंगटन जो आइंस्टाइन के काम को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था, जो कि न्यूटन चेयर पर था, उसे ये कहा गया कि आप आइंस्टाइन के बारे में पता कीजिए कौन है, और आपको, जब उन्होंने पता करना शुरू किया तो बाद में कहा गया कि आपको आइंस्टाइन के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, क्योंकि आइंस्टाइन और न्यूटन का झगड़ा जो है वो दो राष्ट्रों का झगड़ा है, जर्मनी और इंग्लैंड का झगड़ा है। लेकिन ये सही नहीं है, और बिल्कुल एडिंगटन ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अंत में इंग्लैंड के पैसे से ये प्रमाणित किया कि आइंस्टाइन बिल्कुल सही कह रहे थे, और ये एक बहुत बड़ा योगदान विज्ञान को हुआ। इसी तरीके से समाजशास्त्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हर समाज के अंदर एक ज्ञान परंपरा पनपी है। उस समाज के अंदर जो जिस भी प्राकृतिक जगह पर मनुष्य रहता है, तो अपने बारे में, अपने से दूसरे मनुष्य के संबंधों के बारे में, अपने से प्रकृति के संबंधों के बारे में ज्ञान सृजन करता है, और यह ज्ञान सृजन संकलित होता है वर्षों से, हजारों वर्ष से वो मनुष्य संकलित करके रखता है, अपनी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करता है। और चूँकि उस खास देश और काल के हिसाब से ज्ञान सृजन होता है, इसलिए उसका वहाँ बहुत महत्व होता है। इसलिए वहाँ की समस्याओं को सबसे बेहतर तरीके से वही समझ सकता है, और उनके कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरी इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सारे कॉन्सेप्ट्स और कैटेगरीज महत्वपूर्ण हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमें उनके साथ एक क्रिटिकल एंगेजमेंट करना चाहिए, हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, और कहाँ तक वो उपयोगी हो सकता है इसे देखने की कोशिश करनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक खास परिस्थिति में रहने के कारण मनुष्य उस विषय में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, और दुनिया बाद में उसी परिस्थिति का सामना करती है। तो ऐसे में जो वो एक ज्ञान किसी मनुष्य ने किसी खास जगह पे सृजित किया है, उस ज्ञान का महत्व पूरी दुनिया के लिए हो जाता है।
जैसे कोई यदि मेडिसिन सिस्टम यूरोप में उसका सृजन हुआ है और वही बीमारी अब अमेरिका से यूरोप से भारत में आ गया है, तो ये एक बड़ी बात है कि हम यूरोप के उन लोगों से पूछें कि आपने इस बीमारी का समाधान कैसे किया, क्योंकि हमारे यहाँ भी संभव है कि उसी दवा से हमारी बीमारी का समाधान हो जाएगा। इसलिए तमाम दुनिया की जो ज्ञान परंपराएं हैं उनके बीच में बहुत ज़रूरी है कि एक जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक संबंध बने या बराबरी का संबंध बने, एक डायलॉग का संबंध बने, और ये डायलॉग ऐसे स्थापित किया जाए कि हम सीखने के लिए डायलॉग करें और फिर नवीन ज्ञान सृजन करें उससे बाहर निकल के, और उस ज्ञान को हम आम आदमी के लिए उपलब्ध करवाएं। अभी जो ज्ञान सृजन की व्यवस्था है, ये ज्ञान सृजन की व्यवस्था उत्तम नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान सृजन में हम ये करते हैं कि बहुत सारी जो ज्ञान परंपराएं हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको हम बाहर निकाल देते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये ज्ञान परंपराएं हैं ही नहीं। और इसके चलते मनुष्य की जो ज्ञान संपदा है, संपूर्ण ज्ञान संपदा जो हमने सृजित की है, उस ज्ञान संपदा को हम खत्म कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ज्ञान संपदाओं से हम कुछ चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन फिर हमें उसे स्वीकार नहीं करते हैं कि हमने लिया है। ये भी एक समस्या है। इस समस्या से भी हमें बचने की कोशिश करनी है। इसलिए जब भी हम ये बात करते हैं कि ये संपदा, ये प्राकृतिक संपदा हमारी है, जब हम ये बात करते हैं ज्ञान संपदा हमारी है, तो हम ये भी बात करते हैं साथ साथ कि ज्ञान संपदा संपूर्ण मनुष्य जाति की है, और संपूर्ण ज्ञान संपदा के साथ एक ऐसा संबंध हमें बनाना चाहिए जिस संबंध के द्वारा हम मनुष्य जाति को आने वाले समय में फ़ायदा दे सकें। मेरे ख्याल से आज की बातचीत हम यहीं रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की बातचीत फिर हम अगले दिन करेंगे, और अगले दिन हम कुछ और विषयों को उठाएंगे जो विवाद समाज अध्ययन में इस वक्त चल रहा है। थैंक यू।